हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी टोटली फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। जो लोग अभी इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या बस अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो आप इंडियन मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और किस तरह से एक प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आपको किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सब बातों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसके साथ आप अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छे से इंडियन मार्केट में शुरू कर सकते हो। तो गाइज़, इंडियन मार्केट जैसा कि आप जानते हो कि क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अलग है, बिकॉज क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट दिन में पूरा दिन खुली रहती हैं, जिस वजह से आप अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनमें किसी भी टाइम अपनी पोजीशन बना सकते हो। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर लेवरेज जैसी कई चीज़ें मिलती है, बिकॉज वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है और वॉलीटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से वहाँ पर आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो। बट उसके बेनिफिशियली अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आपके पास ट्रेड करने के लिए दिन में केवल कुछ ही घंटे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुली होती है और उसमें भी मोमेंटम के टाइम सिर्फ बहुत कम होते हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट में सुबह मॉर्निंग सेशन में हमें 9:15 से लेकर 10:30-11 बजे तक अच्छी खासी वॉल्यूम और मोमेंटम देखने को मिलता है, जिसके बाद की इंडियन मार्केट में हमें 12:30 से लेकर 2-2:30 बजे के बीच मोमेंटम देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपकी यहाँ पर ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, बिकॉज फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट्स में ज़्यादातर सारा दिन वॉल्यूम रहने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। इसीलिए इंडियन मार्केट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगी। बट इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करने के लिए आपको काफ़ी कुछ लर्न करना होगा। सबसे पहले तो अगर आप एक बिल्कुल ही फ्रेशर ट्रेडर हो और आपके पास एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले इंडियन के स्टॉक्स में ट्रेड करना शुरू करो। जैसे कि आप वॉच लिस्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, जिनमें कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप उनके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आप कम कैपिटल में अच्छे खासे स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डीके नहीं होता हो और साथ ही साथ किसी भी तरह की प्लेंटी आपको नहीं होती। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस में जाते हो और निफ्टी बैंक निफ्टी जैसी जगहों पर ट्रेड करते हो तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस में डीके और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको स्टार्टिंग में समझ तो नहीं आएंगी, बट आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगी। बिकॉज वहाँ पर ऑप्शंस में काफ़ी तेज़ वॉलीटिलिटी होने के साथ आप स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ा लॉस ले सकते हो, जिस वजह से बाद में उसे रिकवर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो और इंडियन मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर टाटा मोटर का चार्ट देख रहे हैं। टाटा मोटर एक अच्छा खासा स्टॉक है और अगर इसका वनडे का चार्ट देखें तो वनडे के हिसाब से ये स्टॉक अपने एक्चुअल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। बट अगर अभी की हम बात करें तो इस स्टॉक में हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक हाई बनाया, जिसके बाद ये कंटिन्यू लोअर लो लोअर लो लोअर लो के साथ नीचे आ रहा था। बट रिसेंटली इसने अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया है और यहाँ पर एक हायर लो फॉर्म करना शुरू किया है। बिकॉज अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा मिनिमम होगा। बिकॉज अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। बिकॉज ऑप्शंस में अब तो चलो मंथली एक्सपायरी है तो आप 1 मंथ तक होल्ड कर सकते हो, बट इसमें आपको डीके मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में ट्रेड करते हो तो स्टॉक के प्राइस में आपको किसी भी तरह का डीके नहीं मिलेगा।
फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप टाटा मोटर के स्टॉक्स बाय करते हो और कंपनी इस साल पूरा अच्छा परफॉर्म करती है, तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट ही मिलेगा। बिकॉज डायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलेगा जो कि स्टॉक में ग्रोथ होगी, तो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ आपकी भी कैपिटल का गेन होगा। बट उसके साथ साथ अगर आप इस स्टॉक को 2-4 महीने 6 महीने अपने पास होल्ड रखते हो और साथ ही साथ इसमें आपको 1 या 2 बार भी डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड आपका एक्स्ट्रा प्राइस हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक्स में ट्रेड करने के साथ आप अपनी साइकोलॉजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे। बिकॉज ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा गेम है माइंड का। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है और आपकी इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है, तभी जाकर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप स्टार्टिंग में ही एक अच्छा खासा कैपिटल लेकर ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेड करना शुरू करते हो, तो आप चाहे जितना भी बड़ा कैपिटल इसमें ले आओ, आपको ओवरऑल यहाँ पर लॉस ही मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम में अगर आप कम कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा कम होगा। बट अगर आप एक ह्यूज कैपिटल के साथ अपने स्टार्टिंग कैरियर में ही ट्रेड करना शुरू करते हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर रहे हो, तो आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आपके लिए सेफ़ क्या रहेगा कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड करो। अगर आप 2-4 महीने स्टॉक्स में ट्रेड करते हो और आपको कोई अच्छा खासा स्टॉक जिसकी मूवमेंट को आप अच्छे से समझ रहे हो, जिसके चार्ट को आप अच्छे से समझ रहे हो, वो मिल जाता है, तो 2-4 महीने उसे डायरेक्टली स्टॉक में ट्रेड करने के बाद आप उसी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि टाटा मोटर के स्टॉक का भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर हम टाटा मोटर की ऑप्शन चेन खोलकर देखते हैं, तो यहाँ पर आप टाटा मोटर के प्राइस के अप और डाउन की कॉल या पुट बाय कर सकते हो, जिसके साथ आप इसके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको टाटा मोटर में यहाँ 550 क्वांटिटी का एक लॉट मिल जाएगा, जिसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग स्टार्टिंग में ही निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में चले जाते हैं, और इंडेक्स में ट्रेड करने से आप हमेशा लॉस को ही फेस करोगे। बिकॉज ऑप्शंस में अच्छा खासा प्रॉफिट तो बनता है, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को बहुत ढंग से समझना होगा। जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, तब तक आप इंडियन मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड करते रहो, ताकि आपकी साइकोलॉजी और आपका इमोशनल कंट्रोल बन जाए। साथ ही साथ आपको चार्ट के पैटर्न्स, चार्ट की ट्रैपिंग और भी बहुत सारे मेजर कंसेप्ट्स हैं जो समझ में आ जाएं। क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेडर से बहुत सारी गलतियां होती हैं, और स्टार्टिंग में आप जितना ज़्यादा कैपिटल यूज़ करोगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा रिस्की रहेगा। इसीलिए हम आपसे एडवाइज़ करते हैं कि आप 20-30 हज़ार के छोटे से कैपिटल के साथ स्टॉक्स में ट्रेड करें। स्टॉक्स में ट्रेड करने के बाद जैसे जैसे आपको चार्ट रीडिंग, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक बिहेवियर्स समझ में आने लगे, उसके बाद आपको स्टॉक के ऑप्शन में ही ट्रेड करनी चाहिए। बिकॉज स्टॉक के ऑप्शन में आपके पास एक अच्छा खासा बेनिफिट रहता है, क्योंकि स्टॉक के ऑप्शंस की मंथली एक्सपायरी होती है, तो आप वीकली या डेली टाइम फ्रेम पर उस पर ट्रेड कर सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं कि स्टॉक्स में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी एक पसंदीदा स्टॉक चुन सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाटा मोटर या एयरटेल, भारतीय एयरटेल पर चलते हैं। चलो, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं भारतीय एयरटेल को। भारतीय एयरटेल एक अच्छा खासा स्टॉक है और इसके ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हो। बिकॉज ट्रेडिंग के यहाँ पर कई तरह के पैटर्न्स होते हैं। जैसे स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहता है, बट उसके रिगार्डिंग आपको टारगेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है? स्विंग ट्रेडिंग एक स्टॉक में एंट्री होती है, जो कि आप स्विंग के साथ उसे
कैरी फॉरवर्ड करते जाते हो, जैसा कि हम आपको यहाँ पर चार्ट में लाइव दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब आपको सिखाते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर मार्केट ने 850 के लेवल पर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था। तो यहाँ पर रिजेक्शन आने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे चला गया और फाइनली इस स्विंग से मार्केट ने सपोर्ट लेकर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद मार्केट ने यहाँ से एक और ब्रेकआउट दिया। अब मान लो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो और इस ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया, बट इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर पाने की वजह से मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। उसके बाद कई दिन यहीं पर सस्टेन करने के बाद मार्केट ने फाइनली इस रेड कैंडल की क्लोजिंग के साथ यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया। अब अगर यहाँ पर आप अपनी एंट्री प्लान करते हो, तो सबसे पहली एंट्री में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के बाद आपको मार्केट में कंटिन्यूसली स्विंग्स का वेट करना है, ताकि आप अपने टारगेट को स्विंग के साथ और बड़ा कर सको। जैसे कि अगर मान लो फर्स्टली आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बना हुआ है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया, बट ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बिकॉज हम जानते हैं कि डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता। वो ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। बट अगर उसे ऊपर ही जाना है तो वो ऊपर जाता हुआ कभी भी अपने प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट स्टॉप लॉस है और मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना है, बट डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ऊपर गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट फिर ऊपर गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट फिर ऊपर गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट इस स्टॉप लॉस के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग तो क्या है, ये स्टॉप लॉस के नीचे भी नहीं गया और फिर से धीरे धीरे स्विंग के साथ ऊपर चलता गया। और ऊपर चलते चलते आप देख सकते हो कि प्रीवियस स्विंग को क्लोज किए बिना ही, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में ये सभी स्विंग्स थे, बट इस एरिया को क्लोज करने के बाद मार्केट में यहाँ पर एक मेजर स्विंग बना है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिएक्ट किया है। यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन और यहाँ पे ब्रेकआउट। तो ये स्विंग भी मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसके ब्रेकआउट के बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग अकॉर्डिंग इसके नीचे है, तो मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, वो इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं देगा। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ऊपर गया थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ, नीचे ऊपर गया थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, नीचे ऊपर गया थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, नीचे ऊपर गया थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, नीचे, बट कंटिन्यूसली मार्केट इसके बाद ऊपर ही जा रहा है। इसी तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग में एक परफेक्ट स्विंग को आइडेंटिफाई करके स्विंग ट्रेड कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस स्विंग के थोड़ा नीचे ही रहेगा। अब स्विंग को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आपको वो बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, बट यहाँ से इसका सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वो इसके लिए एक स्विंग का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर गया बट रिजेक्शन के साथ मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया, बट यहाँ कंटिन्यूस मार्केट ने तीन ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद फिर से मार्केट इस रिजेक्शन लेवल तक गया। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा हमारा स्टॉप लॉस इस प्रीवियस स्विंग के नीचे हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में ऐसे स्विंग्स आएंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर गया स्विंग के साथ नीचे आया, ऊपर गया स्विंग के साथ नीचे आया, बट इसके किसी भी रेड कैंडल ने प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया बट इसकी क्लोजिंग इस स्विंग के ऊपर ही थी। इसके बाद मार्केट ऊपर गया नीचे आया बट इसकी क्लोजिंग इस वाले स्विंग के ऊपर ही थी। और इस तरह से स्विंग के साथ मार्केट अपसाइड मूव कर रहा था। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप इस तरह से अच्छे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। बट स्विंग ट्रेडिंग में मेजर बात क्या है कि इसमें आपको
अपने टारगेट के लिए एक लंबे टाइम तक वेट करना होगा, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर होती है। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। बट आपको आपकी ट्रेड्स उतनी ज़्यादा कम होती जाएंगी, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक ट्रेड को लेकर उसे कई दिनों तक होल्ड करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक दिन में ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट देखने को मिला। हालांकि इस दिन न्यूज़ इम्पैक्ट था, बिकॉज 4 जून 2024 को हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स थे। तो ऐसे ही कई बार हमें सिंगल डे में भी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको वैसे भी अच्छे टारगेट्स ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका चार्ट का टाइम फ्रेम और भी छोटा हो जाएगा, बिकॉज इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट पर अपनी ट्रेड प्लान करोगे। बट 15 मिनट पर ट्रेड प्लान करने से पहले आपको चार्ट को एनालाइज करना होगा एटलीस्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके 15 मिनट में अपनी एंट्री या 5 मिनट में अपनी एंट्री प्लान करोगे तो इंट्राडे में आपके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। बट स्टार्टिंग में आपके लिए एटलीस्ट 4 आवर और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज 4 आवर में आपको बड़े टारगेट्स और एक क्विक व्यू मार्केट का देखने को मिलेगा, और 15 मिनट या 5 मिनट में आप अगर एंट्री प्लान करते हो तो आपको एक परफेक्ट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपने लिए एंट्री भी मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शन या डायरेक्ट स्पॉट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए ये सब सही रहेगा, बिकॉज इसमें आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और टारगेट आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स की, जो कि एज अ ट्रेडर आपको जाननी, समझनी और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होंगी। बिकॉज ट्रेडिंग किसी भी तरह की गैम्बलिंग नहीं है, ये एक तरह का बिज़नेस है। तो आपको सबसे पहले इसे एक बिज़नेस की तरह ही समझना होगा। और बिज़नेस में हमें काफ़ी कम रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स की गलती क्या होती है कि उनकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डेली 10 से 20 हज़ार रुपये के कैपिटल के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे, बट ऐसा रेगुलरली नहीं होता है। आपको आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज में अपना रिटर्न देखना है कि मान लो अगर आप 10,000 लगा रहे हो और आपको एक दिन में 10% रिटर्न मतलब 1,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये आपके लिए इनफ होना चाहिए। बिकॉज जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते रहोगे और मार्केट को सीखते रहोगे, तब आप काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग को समझ जाओगे। बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट ट्रेडिंग में बड़ा चाहिए होता है, लेकिन उनका कैपिटल काफ़ी छोटा होता है, जिस वजह से वो प्रॉफिट आने पर भी बुक नहीं करते और देखते देखते उनकी पोजीशन कब प्रॉफिट से लॉस में चली जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता, और फिर वो उसे कट कर ही नहीं पाते, जिस वजह से उनकी साइकोलॉजी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको मार्केट से छोटे छोटे प्रॉफिट्स गैदर करना सीखना होगा। जैसे जैसे आप मार्केट से छोटे छोटे प्रॉफिट गैदर करना सीख जाओगे, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, बट कब आप मेजर प्रॉफिट्स के लिए मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दोगे, ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। अब इसके बाद आप कुछ ऐसी बातें आपसे करना चाहेंगे जिन्हें आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ऐसी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी मैच ना करता हो। बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, चलिए आपको ये बताते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप एक ट्रेड में कितना ज़्यादा से ज़्यादा लॉस दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। मान लो कि अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पहले ही कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहिए, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि 10,000 की ट्रेड में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 1,500 रुपये का रिस्क लोगे और उसके अगेंस्ट आपका प्रॉफिट 2,000 या 3,000 कुछ भी हो सकता है। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको हमेशा अपना रिवॉर्ड रिस्क से डबल रखना चाहिए, जिससे कि अगर आप 10 में से 6 ट्रेड्स भी लॉस में काटते हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे।
फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 रखते हो, मतलब कि एक ट्रेड में 1000 का रिस्क और 2000 का रिवॉर्ड, मतलब कि एक ट्रेड में आप 1000 रुपये तक का लॉस लेने को रेडी हो, बट अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो आपको एटलीस्ट वहाँ पर 2000 का प्रॉफिट लेना है। ऐसे में अगर आप 10,000 के साथ 10 ट्रेड करते हो जिनमें से 6 ट्रेड्स आपकी गलत जाती हैं तो आपका लॉस 6000 रुपये होगा। बट अगर 4 ट्रेड्स भी आपकी सही जाती हैं तो 2000 के हिसाब से आपका प्रॉफिट एटलीस्ट 8000 के करीब होगा, और अपने लॉस को रिकवर करने के बाद भी एटलीस्ट 2000 आप प्रॉफिट में रहोगे। तो इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आप शुरू से ही अपने ट्रेडिंग सिस्टम में मैनिपुलेट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ट्रेडर्स की एक सबसे बड़ी गलती होती है जिसे कि आपको अवॉइड करना है, वो है ओवर ट्रेडिंग। कई बार क्या होता है कि हम फोमो में ओवर ट्रेड करते हैं। अब फोमो में ओवर ट्रेडिंग की आपको एक एग्जांपल यहीं पर देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई नया ट्रेडर है जिसने यहाँ पर बाइंग देखकर मार्केट में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी गैदर की, और यहाँ पर उसने यहाँ तक के लिए एक ट्रेड कर ली। एक ट्रेड करने के बाद उसने क्या देखा, यहाँ पर अगर उसने अपना प्रॉफिट बुक किया तो अब उसने देखा कि मार्केट यहाँ से उसे निकालने के बाद यहाँ तक चला गया। तो यहाँ तक जाने के बाद इस कैंडल के बाद वो फोमो में आ जाते हैं, और फोमो में आने के बाद उन्हें क्या लगता है कि मार्केट यहीं से अब और ज़्यादा दूर और ज़्यादा बढ़ा जाएगी, जिस वजह से वो बिना कुछ भी सोचे समझे यहाँ पर एक और एंट्री बना लेते हैं। और सेकंड एंट्री में ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ क्या होता है कि फोमो की एंट्री में हम अपनी क्वांटिटी को भी मैनेज नहीं करते। मान लो कि अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर उस ट्रेडर ने 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था और उसे यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया, इसके बाद मार्केट ने एक और अच्छा ऊपर मूव दिया, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ अपने मेन कैपिटल को भी पूरी तरह से यूज़ करेगा और यहाँ पर 250 से 300 क्वांटिटी के साथ बाइंग में घुस जाएगा। बट जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आने लगेगी तो उसे अपना प्रॉफिट तो ज़ीरो होता दिखेगा ही दिखेगा, साथ में उसे अपने मेन कैपिटल से भी लॉस दिखेगा, जिस वजह से वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर एक विनिंग ट्रेड होने के बाद भी वो एंड ऑफ द डे एक लूजिंग ट्रेड में ही क्लोज करेगा, बिकॉज इसमें दो चीज़ें हैं जिन वजह से ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले फोमो की, एक ट्रेडर के अंदर फोमो आ जाता है कि जो ट्रेड उसने ली थी वो बिल्कुल सही थी और उसने मार्केट की डायरेक्शन को बिल्कुल ही अच्छे से जज किया, जिस वजह से उसे लगता है कि अगर वो थोड़ी और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करे तो एक स्कैल्पिंग या एक छोटे से टारगेट के साथ और भी बड़ा प्रॉफिट निकाल सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए ही जाएगा, बिकॉज मार्केट में सबसे बड़ा गेम स्टॉप लॉस का है और आप जितनी गलत जगह पर ट्रेड लोगे उतनी ही गलत लोकेशन पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस गलत जगह पर है तो उसके हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज जो लोग एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ बैठे होते हैं वो हमेशा मार्केट में सेफ रहते हैं, बट जो लोग रनिंग में एंट्री करते हैं अक्सर उन्हें एक गलत जगह पर स्टॉप लॉस मिल जाता है, जिस वजह से मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करके, बिकॉज अगर हम जैसे कि हमने पीछे स्विंग ट्रेडिंग की बात की थी तो स्विंग के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है, बट जिसने यहाँ पर एंट्री की है ना उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा, और जिसने एंट्री यहाँ पे या यहाँ कहीं भी एंट्री की है ना वो पहले ही निकल जाएगा। बट अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू किया, ऊपर गया, नीचे आना शुरू किया, नीचे आना शुरू किया, बट इस कैंडल के नीचे तक मार्केट आया ही नहीं, तो इस कैंडल वालों का भी स्टॉप लॉस मार्केट में बचा रहा। बट जिन्होंने यहाँ पर एंट्री की, या यहाँ पर एंट्री की, या यहाँ पर एंट्री की, या यहाँ भी कई लोगों ने एंट्री की होगी, है ना, उन सब के लिए मार्केट ने उन्हें अच्छा लॉस दिखाया और बाहर निकाला। यहाँ तक जो भी लॉस के साथ बाहर निकल गए उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। इसीलिए आपको अपनी एंट्री को बहुत ही अच्छे से प्लान करना है। अब आप अपनी एंट्री को किस तरह से प्लान कर सकते हो, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट में 15 मिनट या जो भी आपको टाइम फ्रेम सही लगे जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो उसे ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद आपको मार्केट में स्विंग्स ढूंढने हैं। स्विंग्स मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को के बारे में जानते हो तो अच्छा है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने लिए
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर ले। देन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। सबसे पहले तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी सिंगल लाइन में ड्रॉ नहीं करनी, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा जोन्स में होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग सेलिंग करने के लिए रेडी होते हैं या सेलिंग करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें तो मार्केट इस सपोर्ट से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, बट यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में एक सेलिंग आई। तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, बिकॉज अगर सेलर्स हैं तभी तो सेलिंग आई ना, इसीलिए यहाँ पर सेलर्स हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मार्केट में बाइंग आई थी तो यहाँ पर बायर्स होंगे। अब सपोर्ट पर बायर्स और रेजिस्टेंस पर सेलर्स क्यों होते हैं इसके बारे में भी चलो आपको बताते हैं। बिकॉज मान लो यहाँ पर प्राइस अभी 1573 पे आया है, तो मान लो 1573 पे यहाँ पे बायर्स के बाइंग ऑर्डर हैं और यहाँ पे एटलीस्ट मान लो 10,000 बाइंग के ऑर्डर हैं। बट जैसे ही मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पर आई तो मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर चली गई। बट मेजर सपोर्ट इस जोन में है और इस जोन में जो भी 10,000 ऑर्डर से वो पूरे के पूरे अभी फिल नहीं हुए होंगे, बिकॉज उनमें से 2-4-6,000 ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग में बच गए होंगे। बिकॉज मार्केट ने यहाँ से शार्प मूव किया तो बहुत से ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग में रह गए होंगे जो कि अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे दोबारा आएगी वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और मार्केट में फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। और सेम ही ऐसा रेजिस्टेंस में भी होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मार्केट 1606 रुपये पर ट्रेड कर रही है तो यहाँ से मान लो अगर 5 से 10,000 सेलिंग के ऑर्डर लगे हैं तो वो सभी ऑर्डर एक बार में ही पंच नहीं होंगे, बिकॉज मार्केट में ज़्यादातर हेज फंड्स FI एंड DIs ट्रेड करते हैं और उनके ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटी में होते हैं जो कि एक सिंगल टाइम में मार्केट कभी भी पूरा नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर मान लो अगर 10,000 ऑर्डर हैं तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पर 4,000 ऑर्डर पूरे हो गए, जिसके बाद मार्केट नीचे जाने लगी। नीचे जाने के बाद यहाँ से बाइंग के ऑर्डर पूरे हुए और मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी। और जैसे ही मार्केट इस सेलिंग जोन के पास पहुँची, यहाँ से फिर से पेंडिंग में पड़े हुए सेलिंग के ऑर्डर्स पंच होना शुरू हो गए और उनके एग्जीक्यूट होते ही मार्केट फिर से नीचे आना शुरू करने लगी। और इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। तो एक्चुअल में अगर शॉर्ट शब्दों में कहे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल्स या वो जोन होते हैं जहां पर सेलिंग और रेजिस्टेंस के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं और वो ऑर्डर जैसे ही मार्केट यहां पर पहुंचती है वहां पर पंच होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर अपनी बाइंग और सेलिंग का प्लान करना है। बट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी डायरेक्टली बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। आपको वहाँ पर देखना है कि एटलीस्ट मार्केट किसी तरह का बाइंग स्ट्रक्चर बना रही है या नहीं। जैसे कि अगर इस सपोर्ट पे हम फर्स्ट टाइम देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने एक बाइंग स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर भी मार्केट ने बाइंग दिखाई, यहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छी बाइंग कैंडल की क्लोजिंग दी, पुल बैक के साथ फिर ऊपर गया। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से मार्केट में यहाँ बाइंग देखने को मिली। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बाइंग और रेजिस्टेंस, बाइंग ऑन सपोर्ट और सेलिंग और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके अपने ऑर्डर्स को पंच करना चाहिए। अब मार्केट के फेज की बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मार्केट 3 तरह से मूव करता है। सबसे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है, क्योंकि मार्केट के 3 ही ट्रेंड होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो सबसे पहला मार्केट में अप ट्रेंड होता है। अब अप ट्रेंड किस तरह से, अप ट्रेंड में मार्केट किस तरह से मूव करती है? अप ट्रेंड में मार्केट हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो और हायर लो बनाते हुए मूव करती है। अब हायर लो के साथ मार्केट जैसे जब भी मूव करेगी तो वो कभी भी अपने लो को प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग में नहीं लाएगी। जैसा कि हम यहाँ चार्ट पे भी देख सकते हैं कि मार्केट हायर लो तो बना रही है बट कोई भी लो अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा। अब इन स्विंग के साथ आप अगर अप ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहते हो तो आपके लिए परफेक्ट एंट्री यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ कहीं पे आपको एंट्री प्लान करनी चाहिए।
आप कभी भी यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एंट्री प्लान मत करें। मान लीजिए अगर आप में से कोई यहाँ पे एंट्री प्लान करता है तो आपका लिए सेफ स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और अगर आपकी एंट्री यहाँ है तो हो सकता है मार्केट का ये हायर लो काफ़ी नीचे तक जाए और आपको यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखे, और क्वांटिटी बड़ी होने की वजह से आप यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाएं और मार्केट यहीं से फिर ऊपर चला जाए। इसीलिए मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी एंट्री परफेक्ट रहेगी मार्केट में, उतना ही ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। अब आपको ट्रेंड तो समझ में आ गया कि किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले ये बात कर रहे थे हम अब ट्रेंड की, तो अब ट्रेंड में अब चेंज कैसे होगा, कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट में अब ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है, या क्योंकि ज़्यादातर लोग रिवर्स ट्रेंड में रिवर्सल की ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। तो अब ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कब होगा, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, चलो इस पे बात करते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के और लर्निंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई के साथ मूव कर रहा है। अब हायर हाई के साथ मूव करते करते एक बार मार्केट यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर नया हाई नहीं बनाया और एक लो के साथ फिर कंटिन्यू कर देता है, जिसके बाद फिर मार्केट लोअर लो बनाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही मार्केट इस अपनी प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग करेगा और उसे रिटेस्ट करने के बाद नीचे निकलेगा, तब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ओके, जैसे कि हम चार्ट पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई के साथ प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही ट्रेड करता जा रहा था, बट फाइनली इसने यहाँ पर अपने प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दी, और प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट लोअर हाई के साथ ट्रेड करने लग गया। तो इस तरह से हम मार्केट के ट्रेंड के रिवर्सल का भी पता लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर मार्केट मान लो, सबसे पहले चार्ट को थोड़ा क्लीन करने दें, ओके, देन फिर ही हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से अभी चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि आगे हम आराम से समझ सकें। तो अब जैसे कि लोअर लो में मार्केट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर मार्केट हायर लो लोअर हाई बनाता हुआ जाएगा, बट इस टाइम पे मार्केट एक रेंज में स्टक हो गया और इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बोरिंग और रिस्की ये साइडवेज मार्केट ही होती है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सिर्फ ऑप्शन सेलर का पैसा बनता है। अब ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, चलो वो भी आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसकी ऑप्शन चेन खोलते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी कॉल यहाँ पर 38 रुपीज़ 10 पैसे की है, तो यहाँ पर आप इसे बाय करते हो, बट आप इसे बाय कर रहे हो, बट बाय आप कैसे करोगे, एज अ कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम बायर हैं तो हमें इसके ऑपोजिट कोई सेलर भी चाहिए कि कोई इसे यहाँ पर बेच रहा हो, तभी हम इसे बाय करेंगे। तो जो सेलर होते हैं वो साइडवेज मार्केट में ऑप्शन को सेल करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रेंज में ही फंसी रहे तो उन्हें टाइम के साथ अपना डीके मिलता रहे और डीके के साथ उनका प्रॉफिट होता रहे। अब साइडवेज मार्केट की बात करें तो साइडवेज मार्केट से आप ज़्यादातर दूर ही रहें, बिकॉज साइडवेज मार्केट टोटली ऑप्शन सेलर के लिए होती है और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर का पैसा काफ़ी ज़्यादा कम बनता है। बिकॉज हो सकता है मार्केट आधा एक घंटा साइडवेज रहने के बाद आपकी साइड में आपकी डायरेक्शन में मूव भी करे, लेकिन आपका प्रीमियम तब तक काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुका होगा ड्यू टू प्रीमियम डीके। क्योंकि जैसे जैसे कोई भी चीज़ या कोई भी प्रीमियम पुराना होता जाता है तो उसके प्राइस में ऑटोमेट की थोड़ी कमी आती रहती है, इसे हम प्रीमियम डीके कहते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो साइडवेज मार्केट से आपको दूर ही रहना चाहिए, आपको जस्ट
हायर हाई के स्ट्रक्चर के साथ लॉन्ग के लिए और लोअर लो के स्ट्रक्चर के साथ शॉर्ट के लिए देखना चाहिए, जिसमें आपका टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाली है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 4 घंटे टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 30 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल जाए और आप उसके साथ अपनी ट्रेड प्लान कर सकें। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए इस बिगिनर कोर्स की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ स्ट्रेटजीज लेकर आएंगे और साथ में बात करेंगे कि किस तरह से आप चार्ट पर अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। बिकॉज जब तक आप चार्ट का एनालिसिस नहीं करोगे, चार्ट और ट्रेड की प्लान नहीं करोगे, तब तक ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस पे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से आप लाइव चार्ट पे अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो। फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो या कुछ जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, हम आपकी हर पॉसिबल जानकारी में हेल्प करेंगे। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।